गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सभी का द हिंदू के डेली न्यूज एनालिसिस में स्वागत करता हूं। आज डेट है 2 नवंबर 2020। आइए आज के द हिंदू के सेशन में हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि अवधूत नगरी क्या है। अवधूत नगरी एक ऐसी यूपीएससी एकेडमी है जहां पर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं और हमारी क्लासेस को आप यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। वीकली टेस्ट सीरीज के से जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। द हिंदू में जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आर्टिकल्स प्लस एडिटोरियल कवर करते हैं और उसी के साथ हम आज कुछ करंट अफेयर की चीजें भी देखेंगे। तो पेज नंबर फर्स्ट द हिंदू के पहले क्या कहता है, देखिए पेज नंबर फर्स्ट पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जीएसटी के रिगार्डिंग। इसमें क्या बताया गया है कि जीएसटी इनफ्लोस क्रॉस 1 लाख करोड़ इन अक्टूबर। बताया गया है कि जो जीएसटी है लगभग 1 लाख करोड़ का, अक्टूबर में 1 लाख करोड़ का जो इनफ्लो है वो क्रॉस कर चुका है। जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू आया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के द्वारा, ठीक है, सरपास पास कर चुका है 1.05 लाख करोड़ इन अक्टूबर। ऐसा बताया गया है कि पिछले साल से 10% ऊपर किया है इसने क्रॉस। पिछले साल से 10% ऊपर क्रॉस किया गया है और सबसे हाईएस्ट जो रिकॉर्ड किया गया है फरवरी 2020 से अब तक का, मतलब ये किया गया है फरवरी 2020 के बाद सबसे हाईएस्ट जो हाईएस्ट पीक रिकॉर्ड किया गया वो इस समय का किया गया है। तो यहाँ पर इसमें यही बताया गया है और हमारे लिए यहाँ से एक चीज निकल के बाहर आ जाती है कि व्हाट इज जीएसटी। ठीक है, ये चीज हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट आ गई इस आर्टिकल में कि जीएसटी क्या है। तो जीएसटी जैसे कि सभी को पता होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ठीक है, एक टैक्स होता है जो कि इनडायरेक्टली टैक्स होता है। ठीक है, और किस पे लगता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो इसमें क्या है, लगभग मतलब यानी कि इसकी कैटेगराइजेशन की गई है और इसको 5 कैटेगरियों के स्लैब में बांटा गया है। जैसे ये टैक्स 0% भी लगता है, 5% भी लगता है, 12% भी लगता है, 18% भी लगता है और 28% भी लगता है। ठीक है, लेकिन ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक ड्रिंक और इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी अलाउ नहीं होता है। और ये जो सारा टैक्स से रिलेटेड जो भी काम धाम है जो गवर्न किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? जीएसटी काउंसिल के द्वारा। और जो किसके अंडर में काम करती है? ठीक है, जो कि फाइनेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जीएसटी क्या है, उसके स्लैब्स कौन से, किन चीजों पर लगता है और किन चीजों पे नहीं लगता है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला जो पेज है हमारा, पेज नंबर 2 पे कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। पेज नंबर 3 पे आते हैं, वहां पर एक आर्टिकल दे रखा है AQI। गाइस ये लगभग हर दूसरे तीसरे दिन आता है और इसके बारे में हर बार आप लोगों को बताता हूँ। तो फिर मैंने सोचा आज भी आपको बता दूं इसमें AQI क्या है। AQI जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इस आर्टिकल में मतलब यानी कि क्या बताया गया पहले तो वो देख लीजिए। आर्टिकल में बताया गया कि हवा की तेज तो बह रही है लेकिन एयर क्वालिटी जो है वो सुधर नहीं रहा। तेज हवा होने के बावजूद भी वहां की एयर क्वालिटी जो इंप्रूव नहीं हो रही है, उस आर्टिकल में यही बताया गया है। तो वहां से हमने निकाल के लेके आए हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो है AQI। अब AQI हमारे लिए क्या है? AQI एक मतलब यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, एक इंडेक्स है, एक सूचकांक है जो एयर की क्वालिटी को दर्शाता है और ये भी बताता है कि इसका हमारे हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसका पर्पस जो है मेनली वही है, वहाँ की लोकल एयर क्वालिटी के बारे में लोगों को बताना और उसके इम्पैक्ट के कि स्वास्थ्य पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, ये होता है। तो यहाँ पर जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA है वो कैलकुलेट करती है AQI के 5 मेजर कंटेंट को। जो 5 मेजर एयर पॉल्यूटेंट है वो कौन कौन से? एक तो ग्राउंड लेवल ओजोन है, एक पार्टिकल पॉल्यूशन है जिसमें कि PM2.5 और 10 है, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इन 5 चीजों की मेजरमेंट की यहाँ पे चेकिंग की जाती है कि इनकी मात्रा कितनी है एयर में। ठीक है, इनके पॉल्यूटेंट की, ये सारी चीजें। अब देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर होता है क्या, जो मेजरमेंट आती है, जो सूचकांक, जो नंबर आते हैं, अगर मान लीजिए उसमें वैल्यू 0 to 50 आती है तो वो गुड है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर 51 to 100 है तो मॉडरेट है, 100 to 150 है अनहेल्थी है, सेंसिटिव है, और 151 टू 100 है तो वो अनहेल्थी है, मतलब आपके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव डाल रहा है। और 201 एंड 300 की अगर वैल्यू आ रही है उस पर तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत गहरा प्रभाव डाल रहा है, आप काफी ज्यादा अनहेल्थी हो सकते हो। एंड 301 500 जब आप सोच सकते हैं कि ये दो कैटेगरी जो है इतनी अनहेल्थी है तो आपकी लास्ट जो है खतरनाक हो गई है, डेंजरस हो गई, मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा AQI कि व्हाट इज AQI। अब यहीं से एक चीज और उठ के आ जाता है कि सफर क्या है, एक CPCB क्या है। तो सफर और CPCB क्या है ये भी आपके इसी से संबंधित है। तो सफर क्या है पहले वो देख लेते हैं। सफर जो है आपका
सफर एक ऐसा सिस्टम है, मतलब एक सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। आपकी एयर क्वालिटी और वेदर फोरकास्टिंग के लिए एक सिस्टम है, और ये क्या करता है, इज ए स्टेट ऑफ द आर्ट एयर क्वालिटी एंड वेदर फोर, मतलब यानी कि वेदर फोरकास्टिंग से संबंधित ये काम धाम करता है। और ये जो है, इट इज दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एडवांस सिस्टम इन इंडिया दैट हेल्प्स एक्सेलरेट पब्लिक अवेयरनेस एंड प्रिपेयरनेस ऑफ एयर पोल्यूशन एंड वेदर एक्सट्रीम्स। मतलब ये है कि ये पहला एक ऐसा उन्नत सिस्टम है जो कि लोगों में जागरूकता फैलाता है, और वायु प्रदूषण हो गया या फिर आपके वेदर संबंधी चीजें हो गई, उनको उनकी तैयारियों में, उसके लिए या उसके बारे में लोगों को बताने में मदद करता है, कह सकते हो। ये हमारा सफर। ठीक है। अगला आता है सीपीसीबी बोर्ड। सीपीसीबी बोर्ड क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक, ये क्या, एक ऐसे स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऐसी बॉडी है, किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर में, फोरकास्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फोरकास्ट एंड क्लाइमेटिज के अंडर में काम करता है। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी 1974 में हुई थी, अंडर द वाटर एक्ट 1974। ठीक। और इसकी वेबसाइट ये हो गई, फाउंडेशन 22 सितंबर 1974, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और इसके जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव की बात करें, शिवदास मीना जी इसके चेयरपर्सन है, डॉक्टर प्रशांत गर्गवा जी है वो मेंबर सेक्रेटरी है, और इसकी पेरेंटल एजेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि ये सफर क्या है, एक्यूआई क्या है, और सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है, सीपीसीबी क्या है। आगे बढ़ते हैं। इसी पेज पर हमारा एक और आर्टिकल आ जाता है, एंटी डेंगू कंपेरिजन ए सक्सेस नॉट डेथ। एंटी डेंगू कंपेरिजन क्या है? डेंगू, एंटी एंटी का मतलब होता है विरोध, मतलब डेंगू के विरोध में कंपेरिजन चलाया गया था, जिसपे कोई सफलता मिल चुकी है और कोई कोई डेथ नहीं हुई है, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। उस आर्टिकल में गाइस हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है बस यही है इतना, कि एंटी डेंगू कंपेरिजन होता क्या है। एक्चुअली एंटी डेंगू कंपेरिजन एक ऐसा कंपेरिजन है जो कि डेंगू बीमारी के खिलाफ लड़ा जाता है, जिसमें मतलब उससे लड़ने के खिलाफ उसमें तैयारी की जाती है, उसके विरोध में खड़ा तैयारी की जाती है, कह सकते हो आप। तो गवर्नमेंट ने, मतलब सरकार ने संडे को ये कहा कि जो कहा गया कि भाई जो इस साल उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था। ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अरविंद केजरीवाल के द्वारा, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया था, और वो कैंपेन था एंटी डेंगू कैंपेन। उसमें क्या था कि भाई किसी को बीमार नहीं होने देना, मतलब बीमार हो गया तो उसे बीमारी से मरने नहीं देंगे। तो इस बार ऐसा ही हुआ है कि एक भी बंदा जो है डेंगू से नहीं मरा है वहां पर। तो ऐसा बताया गया है कि जो कैंपेन हमने रखा भाई वो सफलतापूर्वक सक्सेस रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे पेज में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट आते हैं पेज नंबर 8 पर, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वहां पर दिया हुआ है कि 1 करोड़ आरटीपीसीआर टेस्ट डन फॉर कोविड-19। गाइस यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 1 करोड़ आरटीपीसीआर टेस्ट हो चुके हैं अब तक। ठीक है, तो 1 करोड़ कम नहीं होता, आरटीपीसीआर टेस्ट हो चुके हैं। तो आरटीपीसीआर और पीसीआर टेस्ट में अंतर क्या है एक्चुअली? पीसीआर टेस्ट जो होते हैं आपके महंगे होते हैं, ठीक है, और आरटीपीसीआर में क्या होता है आपका? आरटीपीसीआर में मतलब यानी कि एक जेनेटिक मटेरियल को, कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी पहचान की जाती है, किसके द्वारा? पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन के द्वारा, पीसीआर के द्वारा। ठीक है, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन के द्वारा, पीसीआर के द्वारा। इसमें पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन कैसे? जैसे, एक मिनट, ठीक है, इस प्रकार की पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन होती है। तो इसकी टैग मतलब बताया गया है कि एक जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करने के काम आरटीपीसीआर टेस्ट में किया जाता है, और वो पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन के द्वारा किया जाता है, पीसीआर के द्वारा किया जाता है। उसमें क्या होता है, आपके नशल से या थ्रोट से एक स्वैब को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद कलेक्ट करके उसी की सैंपलिंग की जाती है, जिसके बाद 24 आवर्स के अंदर आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। और एंटीजन टेस्ट में क्या होता है? एंटीजन टेस्ट में बहुत कम समय में आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट हो गया, एक एंटी कंपेरिजन टेस्ट हो गया। एंटीजन टेस्ट फास्ट होता है, आरटीपीसीआर टेस्ट आपका स्लो होता है एंटीजन टेस्ट से। ये चीज आप लोग याद रखना यहाँ पर। आगे चलते हैं हम लोग, पेज नंबर 10 पे बढ़ते हैं। पेज नंबर 10 पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है वो है कि बैंक स्टॉल टू पे बैक इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट सेज आरबीआई। आरबीआई ने कहा है कि जो ब्याज लग रहा था भाई ब्याज पे ब्याज आपको पे करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले ये मुद्दा उठा के भाई नहीं करना पड़ेगा, अब कह रहे हैं कि करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली बात क्या है, मुद्दा क्या है? यहाँ पर ये बताया गया है कि द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया, जो आरबीआई है हमारी। ठीक है गाइज, यहाँ पर आप लोगों के लिए काम दे देता हूँ। पहले तो मैं आप लोगों का काम है आरबीआई के बारे में जानना कि व्हाट इज आरबीआई। ठीक है, व्हेन इट वाज फॉर्म्ड एंड इसका हेडक्वार्टर क्या है, ये सारी चीज आपको देखनी है आरबीआई के बारे में। ठीक है, आरबीआई का फाउंडेशन कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर क्या है, और आरबीआई है क्या, और ये क्या काम करती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया जो आरबीआई है, इन्फॉर्म्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑन संडे, इसने संडे को सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया दैट इट हैड एडवाइज्ड बैंक्स, कि इसने बैंकों को एडवाइस दिया है, एंड फाइनेंशियल कंपनीज और फाइनेंशियल कंपनीज को टू फुली कॉम्प्ली विद ए गवर्नमेंट स्कीम टू पे बैक बोरोवर्स, मतलब गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से चले टू पे बैक बोरोवर्स, जो उधार करता है उन्हें क्या है, उधारकर्ता को कह सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जो साधारण ब्याज है, ठीक है, जो साधारण मतलब यानी कि चक्रवर्ती ब्याज है उसका भुगतान करने के लिए, चार्ज ऑन देयर लोन्स ड्यूरिंग द 6 मंथ मोरेटोरियम, कि जो 6 महीने का वो जो मोरेटोरियम अप्लाई किया गया था उस पे जो चार्ज लग रहा था उसके भुगतान करने के लिए, ब्याज के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। आरबीआई ने इन शॉर्ट एफिडेविट, एक शॉर्ट एफिडेविट में कहा है कि इट्स सर्कुलर वाज इश्यूड ऑन 26 अक्टूबर, और ये जो सर्कुलर है ये सर्कुलर कब इशू किया गया, 26 अक्टूबर को किया गया, जस्ट 3 days आफ्टर द फाइनेंशियल मिनिस्टर अप्रूव्ड द स्कीम एक्स ग्रेडिया पेमेंट ऑफ द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट चार्ज बिटवीन 1st March and 31st August for eight categories of the loan worth up to 2 crore by November 5। मतलब आरबीआई ने क्या किया, एक छोटे से एफआईडी में, मतलब एक छोटे से अल्फनामे में ये कहा है कि 26 अक्टूबर को ये सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके 3 दिन बाद ही वित्त मंत्रालय ने जो ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज था आपका 1 मार्च से 31 अगस्त के बीच में, ठीक है, 1 मार्च से 31 अगस्त के बीच के और 5 नवंबर तक के 2 करोड़ के ऋण की 8 श्रेणियां जो थी उस पे एक्स ग्रेटिया भुगतान की योजना को मंजूरी दे दी थी, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये तो न्यूज हो गई, ठीक है, ये तो पता हो गया भाई यहाँ पर क्या बताया गया है। मेन तो यही है, बैंक ने बताया कि भाई जो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आ गया आरबीआई क्या है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये आपका काम है, आपका टास्क है आज का करना, क्योंकि मैं इसे कई बार बता चुका हूँ। आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो आर्टिकल है हमारे लिए, कार मेकर्स रिवर्ब फॉर दीपावली, दीपावली के लिए कार मेकर्स है वो रिवर्ब आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं मतलब यानी कि कैसे, जो उनके डिस्पैच है, डिस्पैच में उनकी मजबूती आ रही है, बहुत तेज से वृद्धि आ रही है। ठीक है, आपको पता है कोविड-19 कारण ये सारी चीजें, मतलब इकोनॉमी पे या हर चीज पे इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा था, इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे सब ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीजें बताई गई है कि जो कंपनियां है ना, उसके अक्टूबर में ये देखा गया कि डिस्पैच जो है वो ग्रोथ कर रहा है इनका काफी ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे यही, और किस हिसाब से जैसे हीरो मोटोकॉर्प का इतना हो गया है, मारुति सुजुकी का इतना परसेंट हो गया, तो ये सारी चीज यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज यहाँ पर आपको एक स्लॉट वाइज दिखाया गया है, जो कि आप लोग देख लेना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल हमारे गाइस खत्म हो चुके हैं, यहाँ से एडिटोरियल की स्टार्टिंग हो जाती है, और एडिटोरियल में क्या बताया गया है आपके लिए, एक एडिटोरियल शिफ्टिंग ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, मतलब यानी कि भारतीय विदेश नीति का हस्तांतरण। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि न्यू दिल्ली डिप्लोमेटिक स्किल्स विल बी टेस्टेड नाउ दैट द कंट्री इज इफेक्टिवली ए पार्ट ऑफ द यूएस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, द थर्ड इंडिया यूएस 2+2 फाइनेंस। देखिए एक्चुअली मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या है। यहाँ पर आपको पता है अभी 2+2 की मीटिंग हुई थी, ठीक है, और 2+2 की मीटिंग के बाद मतलब यानी कि दिल्ली में राज्य और रक्षा सचिवों की बैठक हुई, और उस बैठक के बाद क्या हुआ, कम से कम मतलब यानी कि बात ये थी कि उसमें यूएस रक्षा सचिव मार्क ओशो ने क्या कहा था कि भारत प्रशांत इस शताब्दी में भारत अमेरिका के लिए जो होगा, ठीक है, भारत प्रशांत इस शताब्दी में अमेरिका के लिए जो होगा सबसे परिणामी भागीदार होगा। ठीक है, मोस्ट कॉन्सिक्वेशनल पार्टनर फॉर द यूएस, अमेरिका के लिए सबसे परिणामी मतलब सबसे लाभदायक एक तरह से भागीदार होगा, प्रॉफिटेबल भागीदार होगी इंडिया की, उसके लिए यूएस के लिए। ठीक है, और इसके लिए स्ट्रेटेजी बताई गई है, वो स्ट्रेटेजी क्या बताई गई है इसमें, स्ट्रेटेजी बताई गई है कि मेन जो है कि जो 1000 पाउंड गोरिल्ला मीटिंग हुई थी रूम्स के अंदर, 1000 पाउंड गोरिल्ला इन द मीटिंग रूम, जो 1000 पाउंड गोरिल्ला है जो मीटिंग रूम के अंदर चाइना के साथ, तो उसमें क्या है मतलब कि यूएस सेक्रेटरी माइक पोम्पियो जी कहते हैं वो चाइना पर चतुर्था वार करते हैं, चारों तरफ से मतलब एक तरह से वार करते हैं, जो कि एक तरह से डेमोक्रेटिक नेशन के लिए खतरा भी हो सकता है। और इसमें वो फिर एक बैका साइन करते हैं, बैका क्या होता है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसमें किसके लिए, रिगार्डिंग टू द जियो स्पेटियल कोऑपरेशन, और जिसमें ये कह सकते हो आप जो कि डिफेंस और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखता है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक बैक एग्रीमेंट साइन किया है, और ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि चाइना को चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर ये चीजें बताई गई है। इसका एक एडवांटेज है, एडवांटेज क्या बताया गया है, एडवांटेज ये बताया गया है कि जो
जानकारी जो है अत्यधिक वर्गीकृत जानकारी पहुंचाई जा रही है। इसमें मेन जो एडवांटेज है इसका यही बताया जा रहा है कि इसका एक एडवांटेज ये है कि जो अत्यधिक मतलब मोस्ट कह सकते हो आप, मोस्ट क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है ये पहुंचाई जा रही है, यही इसका एक एडवांटेज है। और इसी समय पर क्या हो रहा है कि मतलब यानी कि जो जानकारी आ रही है मूल्य टैग के साथ, प्राइस टैग के साथ जानकारी जो आ रही है वो अमान्य है, असंगत है, सॉरी असंगत नहीं है, इनकंसिडरेबल है, वो असंगत नहीं है, ठीक है। परंतु जो एग्रीमेंट में बात की जाए, जो एग्रीमेंट में जो प्रोविजन है फॉर ए टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्रीमेंट में क्या प्रोविजन है, और एग्रीमेंट में है दो तरफा आदान प्रदान का प्रोविजन है, ठीक है। बल्कि जबकि क्या है, वाइल इंडिया प्राइड्स इटसेल्फ ऑन मेंटेनिंग, जबकि इंडिया जो है खुद के रणनीति बनाने में, मतलब खुद की स्ट्रेटेजी बनाने में यकीन करती है। तो यहाँ पर ऐसा चीज बताया गया कि मेन था यहाँ पे इसका एडवांटेज है। आगे देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है चाइना पे। चाइना पे इम्पैक्ट जो बात किया जाता है, तो इसमें बताया गया कि एनी नंबर ऑफ अदर केसेस कैन बी सिटेड, की मतलब किसी अन्य मामलों का हवाला दिया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस आफ्टर हैविंग डिस्टेंस इटसेल्फ और क्वाड फ्रॉम ईयर्स। एक तो देखो क्वाड का चल रहा है, क्वाड को लेके चाइना भी बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है। अब जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया ये सब भाग ले रहे हैं, ठीक है। और इसको रिगार्डिंग चाइना मतलब यानी कि जब देखो वो भी इन पे किसी न किसी तरह से ऑब्जेक्शंस उठा रहा है, ठीक है। और तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई, ये इम्पैक्ट पड़ रहा है वहां पर, ओके। और इसके लिए दो क्वाड मेंबर को इनवाइट भी किया गया, जो कि अभी मालाबार नवल एक्सरसाइज होने वाले गाइस, अभी बताया था कुछ दिन पहले आर्टिकल में आया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भाग लेने की बात कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और जो कि अभी हमारे एक विशाखापट्टनम कोर्स से ये होगा, तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये हमारे यहाँ पर बताया जा रहा है इम्पैक्ट ऑन चाइना। तो इस एडिटोरियल में यही सारी बातें हैं और कुछ नहीं है खास। बाकी जो है आपके लिए अगला एडिटोरियल आता है सिक्योर फ्यूचर फॉर द प्लेटफॉर्म वर्कर्स। प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या है, जो प्लेटफॉर्म पर काम जो करते हैं, मतलब उनके लिए एक तरह से सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2020 अधिनियम जो बिल है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई है। क्या बताया गया उनके बारे में, देखिए अटेम्प्टेड टू डिफाइन प्लेटफॉर्म वर्क, प्लेटफॉर्म पर जो काम है उसको डिफाइन करने की कोशिश की है आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, ठीक है। मतलब यानी कि पारंपरिक रोजगार श्रेणी के बाहर की कह सकते हो। ऐसे बताया गया है कि प्लेटफॉर्म वर्क्स मींस ए वर्क एग्रीमेंट अरेंजमेंट। प्लेटफॉर्म वर्क जो है या प्लेटफॉर्म का काम जो है ऐसा मतलब यानी कि काम प्रतीत होता है, वर्क एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट प्रतीत होता है आउटसाइड ए ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, मतलब नियोक्ता कर्मचारी संबंध है, इन विच ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स कैन यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसमें यहाँ पर गाइस ये नहीं है स्टेशन वाला है, ऐसा मत समझना आप लोग, ठीक है। एक मतलब यानी कि प्लेटफॉर्म एक जगह बताएगी, वैसे कह सकते हो कि भाई आप किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आपके लेवल का प्लेटफॉर्म वो, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे आप स्टेशन पे पहुंच जाओ, ठीक। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो ये प्लेटफॉर्म काम है यहाँ पर मतलब यानी कि संगठन या विशिष्ट व्यक्तियों की समस्याओं को हल करने के लिए और अत्यधिक गतिविधि अपनी गति ऐसी गतिविधियों को प्रदान करने के लिए जो कि संगठन या व्यक्तियों का उपयोग करे, और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जिसके बदले केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। और इस हिसाब से ये सारा है, और इसमें ये बताया गया कि ये जो है लचीलापन भी है, ठीक है। आज के एडिटोरियल खैर खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर तो इलेक्शन से संबंधित आया, और इस प्लेटफॉर्म में फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में भी बताया गया है, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए डिटेल से लिख दी है। और फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है, क्योंकि इसमें एक तो वितरण का स्वामित्व का वादा करते हैं, इसलिए ये लचीलापन है। और जो इसका एल्गोरिथम द्वारा इसमें नियंत्रण जो तय किया जाता है ना, जो इसका मतलब है नहीं कि आप कह सकते हो जो कंट्रोलाइजेशन है उसके द्वारा भी ये काफी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है हाउ इट फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए गाइस आर्टिकल एडिटोरियल हमने खत्म किया जो इंपॉर्टेंट थे। एक दो आर्टिकल और है आपके एडिटोरियल है जो कि इलेक्शंस के रिगार्डिंग है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको पता है एक एडिटोरियल में तो बताया गया है कि भाई एक रैली निकालने जा रहे हैं यूएस में, जो कि मोदी जी को लेकर, और ठीक है अपने इलेक्शन के रिगार्डिंग हो रही है बातें वो सारे, तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। आगे देखिए जो करंट अफेयर की कुछ एक्स्ट्रा बातें आती है उसमें क्या है, पहला है आपका रूरल डेवलपमेंट फंड आरडीएफ। आरडीएफ क्या है देखिए, ये एक मतलब कह सकते हो आरडीएफ जो है एक सेस है, इज द 3% सेस, ठीक है। उपकर है ये,
आरडीएफ जो है एक उपकर है जो कि किसके द्वारा, मान लो जमीन की खेती खरीदी है या उसकी बिक्री पर जो लगाया गया कर है, उस उपकर है, उसे कह सकते हो आप। तो यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड क्या किया है, यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन टू विदहोल्ड रूरल डेवलपमेंट फी, मतलब यानी कि जो ग्रामीण विकास शुल्क जो फीस है ना, उसे पंजाब से वापस लेने का निर्णय सुना है केंद्र ने। ठीक है, एंड लेटर आस्किंग द पंजाब गवर्नमेंट, और पंजाब गवर्नमेंट से को एक्सप्लेन करने को कहा है इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, कि जो कि रूरल डेवलपमेंट फंड है उसकी उपयोगिता के बारे में पूछा है उससे। डेट इट गेट्स फ्रॉम लार्जली फ्रॉम द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि कहां से, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया से काफी बड़े पैमाने पर मिलता है। तो इसके बारे में पंजाब से पूछा गया है। ठीक है, तो न्यूज ये है। अब हमारे लिए यहाँ पर आ गई आरडीएफ क्या है, मैंने बताया एक 3% सेस होता है जो कि परचेजिंग ऑफ सेल और एग्रीकल्चर पे लगता है। ठीक है, और इसमें ये बताया गया है कि ये 1987 के तहत, 1987 के पंजाब रूरल डेवलपमेंट बोर्ड के तहत लगता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें हैं, यहाँ पर क्लियर होती है। आगे देखिए, इसमें और भी चीजें हैं। जो आपका आरडीएफ है, इसमें ये फंड जो है, बताया गया है कि ये फंड जो है आपका कहाँ से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एफसीआई से आता है। कहाँ से आता है, एफसीआई के द्वारा आता है, जो लगभग हर साल 13 मिलियन टन तो गेहूं और 16 मिलियन टन जो है आपका धान खरीदते हैं। और ये फंड जो है यूज किया जाता है क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएशन के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए मंडियों में इसको फंडिंग मिलती है, इस फंड का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका चैंडी पाडवो। इसमें चैंडी पैडवो क्या है, एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है गाइस, जो कि शरद पूर्णिमा के बाद पड़ता है और इसे सुरतियों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर जो लोग और द पीपल नेटिव टू सूरत अक्रॉस द कंट्री एंड अब्रोड, जो मतलब विदेशों में सूरत के मूल के निवासी, ठीक है, होते हैं वे। और ये क्या करते हैं, गरी, गरी एक मिठाई होती है और नमकीन के साथ मतलब इसका सेलिब्रेशन करते हैं, सेलिब्रेट द फुल मून, और पूरे चांद का, खुले में बैठते हैं और पूरे फुल चांद का एंजॉय करते हैं और ये मिठाई खाते हैं, गरी और भुशु, भुशु हो गया नमकीन और गरी हो गई आपकी मिठाई। ठीक है, तो ये जो आपका, उसके बाद अगला आ गया 16 पैस्चे। ये क्या है, 16 PSY CH, ये क्या है, ये एक एस्ट्रॉयड है। ठीक है, अब एस्ट्रॉयड क्या है, एस्ट्रॉयड कहा जा सकता है आपका एक, मतलब नहीं कि एक पत्थर होता है, यू कैन से डेट, पत्थर जैसा होता है। ठीक है, लाइक एज ए स्टोन पीस यू कैन से। और यहाँ पर बताया गया कि एस्ट्रॉयड 16 पेस्चे है उसके बारे में, कि जो कि ऑर्बिट कर रहा है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, कुड बी मेड एंटायरली ऑफ मेटल एंड इट्स वर्थ है, और बताया जा रहा है कि मतलब नहीं कि ये बना मेटल का बना हो सकता है, और जिसकी कीमत जो लगाई जा रही है 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर, जो कि पृथ्वी की पूरी अर्थव्यवस्था से बहुत ज्यादा अधिक अनुमान लगाया जा रहा है। और लोकेटेड कहाँ पे, लोकेटेड जो है लगभग 370 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से 370 मिलियन दूर स्थित है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे, सॉरी है, मोस्ट मैसिव ऑब्जेक्ट इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट। और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट में मतलब क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट है उसमें सबसे बड़े, मतलब यानी कि बात की जाए तो सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में वहां पर लाई कर रहे हैं। और समवट पोटैटो शेप्ड एस्ट्रॉयड, और ये एक आलू के आकार के जैसा क्षुद्र ग्रह है जिसका जो व्यास है, जो डायमीटर है 140 मील्स के लगभग बताया जा रहा है। और डिस्कवर किया गया था फर्स्ट टाइम 17 मार्च 1853 को, किसके द्वारा, एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर के द्वारा, जिनका नाम है एनिबल डी गैस्पेरिस। ठीक है, और इसका नाम उन्हीं के आधार पर पड़ गया, ग्रीक गॉडेस ऑफ द सोल पिसेस। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में, 16 पेस्चे के बारे में, कि ये एक्सट्रॉयड है और क्या है, कहाँ पर है, वो सारी चीज हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज आता है कि नए इमेजेस नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा मिला है कि जो 16 एस्ट्रॉयड पेस्चे है उसका व्यू जो है, मतलब उस पर लगता है कि आयरन निकिल
उसके सरफेस पर है ज्यादातर, और जो कि अर्थ के कोर से मिलता जुलता नजर आ रहा है। साइंटिस्ट का बिलीव ऐसा भी है, साइंटिस्ट का ये विश्वास भी है कि डेट द एस्टेरॉयड मे बी लेफ्ट ओवर कोर ऑफ द अर्लियर प्लेनेट, कि जो हमारा एस्ट्रॉयड है मतलब यानी कि वो किसी ग्रह का बचा हुआ कोर भी हो सकता है, हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा कॉलिजन हुए थे जब सोलर सिस्टम जब बना था, तो काफी ज्यादा क्रस्ट और मेंटल का कोलिजन हुआ था। तो वो सारी चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि किसी क्षुद्र ग्रह का मतलब यानी कि ग्रह का बचा हुआ हिस्सा भी हो सकता है, कोर भी हो सकता है। एंड द एग्जैक्ट कंपोजिशन एंड ओरिजिन ऑफ द एस्ट्रॉयड विल बी अनकवर्ड इन 2022, और जो एक्चुअल उत्पत्ति की बात की जाएगी तो वो 2022 में इसकी उत्पत्ति की बात उजागर होगी, व्हेन नासा सेंड्स एन अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी इट अप क्लोज, और जब नासा मतलब यानी कि इसकी स्टडी के लिए एक अपना अंतरिक्ष यान से भेजता है और इस स्टडी को यहाँ पर क्लोज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिया हमने कि नासा ने क्या कर रखे, या वो मेंटल जो आपका एस्ट्रॉयड है उसके व्यू पे क्या दिखा है, उसके सरफेस पे क्या दिखा देता है, किसके जैसा प्रतीत होता है, और ये है क्या, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली। आगे देखिए बल्क ड्रग। बल्क ड्रग क्या है, यहाँ पर ये देखते हैं। बल्क ड्रग से रिलेटेड जो है, हिमाचल प्रदेश जो है एक ऐसा राज्य है जो केंद्र सरकार की योजना के तहत बल्क ड्रग पार्क के आवंटन पे लगा हुआ, और उसने 3 ऐसे पार्कों की स्थापना और की है। तो यहाँ पे ये पार्क क्या है, ये आपके घूमने वाले पार्क नहीं है, ठीक है, ये आपके वैसे पार्क नहीं है। यहाँ पर ये पार्क है किससे, एक दवा से संबंधित है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल से संबंधित है। तो कहा जा रहा है कि बल्क ड्रग जो है ये जो एक ऐसा, या फिर आप इसे कह सकते हो एक सक्रिय दवा घटक, ठीक है, एपीआई भी कहा जाता है इसे, एक्टिव पैरामेसिटिकल इंग्रेडिएंट। ये एक ऐसे इंग्रेडिएंट है ड्रग की, दवा की, ठीक है, या मेडिसिन की, विच लैंड्स इट टू द डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट और प्रोड्यूस द इंटेंडेड पर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब यानी कि ये एक ऐसा घटक है जो वांछित चिकित्सा प्रभाव देता है और इच्छित औषधीय गतिविधि का उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए एक आप लोग सब यूज करते हो पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल जो दवाई है वो दर्द के लिए काम की जाती है, दर्द के खिलाफ काम करती है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये बल्क ड्रग ऐसे कई मतलब यानी कि 3 और पार्कों की स्थापना की गई है हिमाचल प्रदेश में, एक ऐसा राज्य है, ठीक। नंबर 2, इट इज मिक्स्ड विद द बाइंडिंग एजेंट। मतलब यानी कि ये बताया जा रहा है बाइंडिंग एजेंट के साथ मिक्स किया जाता है और सोलवेंट टू प्रिपेयर द फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, या फिर सॉल्वेंट के साथ इसे प्रिपेयर, या फिर सॉल्वेंट के साथ तैयार किया जाता है किसके, इसकी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की फिनिशिंग के लिए, इसको प्रिपेयर मतलब इसको फाइनलाइज करने के लिए। एग्जांपल के लिए इसने जैसे फार्मास्यूटिकल टैबलेट है, ठीक है, पैरासीटामोल जो टैबलेट है, एक कैप्सूल है, ये सिरप है, ठीक है, विच इज कंज्यूम्ड बाय द पेशेंट, जिसे पेशेंट के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, मतलब सेवन किया जाता है रोगियों के द्वारा। तो मेन यहाँ से चीजें आ गई हमारे लिए कि बल्क ड्रग क्या है, और हिमाचल ऐसा एक राज्य की, या कौन सा राज्य है जिसने से 3 और बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की है, तो वो आपका हिमाचल प्रदेश आ गया, ठीक है। तो बल्क ड्रग तो मैंने बता ही दिया, एपीआई को कहा जाता है एक्टिव पैरामेस्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक। आगे देखिए कनाडा राज्योत्सव। कनाडा राज्योत्सव एक्चुअली 1 नवंबर 2020 को कनाडा राज्योत्सव सेलिब्रेट किया गया था, और इस पे ये ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि ये वही दिन है 1956 में जब कनाडा लैंग्वेज स्पीकिंग रीजन्स ऑफ साउथ इंडिया वर मर्ज्ड टू फॉर्म द स्टेट ऑफ कर्नाटका। मतलब यानी कि कनाडा भाषी क्षेत्रों को कर्नाटक राज्य बनाने के लिए मिला दिया गया था, कर्नाटक राज्य बनाने के लिए उन्हें कनाडा भाषी क्षेत्रों को एक साथ मिलाया था। तो ये वही दिन था, ठीक है। मैसूर स्टेट कॉम्प्रोमाइजिंग एरिया ऑफ द princely state of Mysore was merged with Canada. Speaking areas Bombay and Madras presidency and also area that were kept part of the Hyderabad Nizam principalities. बताया गया कि मैसूर रियासत के जो मैसूर राज्य में बम्बई और मद्रास राष्ट्रपति के जो कन्नड़ भाषी क्षेत्र थे और हैदराबाद निजाम की रियासत के जो हिस्से थे उन सबको यहाँ पर मिला दिया गया था। द न्यूली अनफाइड स्टेट वाज initially named as Mysore but in 1973 it renamed as Karnataka. शुरू में तो इसे मैसूर का नाम दिया गया था, परंतु 1973 में इसे कर्नाटक का नाम दे दिया गया था, ठीक है, जब उस समय देवराज जी जो है चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के, ठीक है। तो ये हो गया कनाडा राज्योत्सव के बारे में। आगे आपका गोनी। गोनी क्या है उसके बारे में देखते हैं। गोनी सुपर टाइफून गोनी, मतलब आंधी है, ठीक है, slammed into the
slammed into the Philippines with authorities warning of catastrophic conditions in the region expected to receive the hardest hit। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी गोनी है फिलीपींस में सबसे खतरनाक स्थिति में विनाशकारी स्थिति को चेतावनी देने वाली एक बहुत विध्वंसक, ठीक है, तूफान कह सकते हो, ये चीज है, आंधी तूफान है, ठीक है, जिसने काफी लोगों को, काफी लाखों लोगों को मतलब प्रभावित किया था, जिसके कारण वहां से काफी लाख लोगों को, वहां से 1 लाख, देखो लगभग 1 लाख लोगों को निकाल दिया गया था। नियरली ए मिलियन पीपल हैव बीन इवैक्यूएटेड, जिसके कारण इस गौनी तूफान के कारण, गौनी टाइफून के कारण ही वहां से उन लोगों को वहां से हटा दिया गया था। तो देखिए इसके बारे में क्या है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून ऑफ द ईयर्स, मतलब सबसे तेज आंधी तूफान, ठीक है, जो कि 225 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। 225 किलोमीटर, गाइस 1 घंटे में 225 किलोमीटर तय कर रही है, तो देखो कितनी तेज गति है। और गोनी जो है विच इंटेंसिफाइड इनटू सुपर टाइफून, मतलब यानी कि बहुत तेज आंधी में तुरंत ये बदल जाती है, ठीक है। और इट नियर द फिलीपींस कम्स अ वीक आफ्टर टाइफून मोलेव हिट द सेम रीजन ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो मतलब ये नहीं बताया गया है कि एक ही ये फिलीपींस में, मतलब यानी कि वहां के आपदाग्रस्त क्षेत्र जो द्वीप है वहां पर ये टकराई थी और बहुत ज्यादा इसने नुकसान भी किया था। यहाँ पर ये सारी चीजें कही गई है। तो मेन तो ये है गोनी क्या है, ठीक है, और किस स्पीड से चलती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। आगे है बायोमास क्लासिफिकेशन बेस्ड हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या बात की गई है कि बेंगलुरु बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक एग्रीमेंट एमओयू साइन किया है। और वो एमओयू, ठीक है, वो एमओयू क्या है, वो एमओयू है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ बायोमास गैसिफिकेशन। बायोमास गैसिफिकेशन का डेवलपमेंट के लिए है, जो कि हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। याद रखिए क्या बात कही है मैंने यहाँ पर बताई है कि बेंगलुरु में स्थित जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ऑयल कॉर्पोरेशन है, उसने एक एमओयू साइन किया है। और उस एमओयू में बायोमास गैसिफिकेशन का को डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बात कही गई है, और वो जो है हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ठीक। तो इसमें देखिए क्या हुआ, बोथ आईआईएससी एंड इंडियन ऑयल विल डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजी। मतलब आईआईएससी और इंडियन ऑयल जो है इस तकनीक का उपयोग करेंगे दोनों फरीदाबाद में, ठीक है। और टेक्नोलॉजी जो है काफी क्रूशियल है, और किसके रिगार्डिंग है, काफी क्रूशियल है, विच इज ऑपरेटेड बसेस बीइंग मतलब यानी कि सेल ऑपरेटेड बसेस किन के लिए क्रूशियल है, सेल ऑपरेटेड बसेस के लिए, जो कि सेल ऑपरेटेड फ्यूल बसेस है उनके लिए यूज के लिए काफी क्रूशियल है। और यहाँ पर बताया गया कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उसने लॉन्च किया है, सॉरी अभी 50 बसों पे दिल्ली पे इसका ट्रायल किया है, जो कि हाइड्रोजन सीएनजी फ्यूल के रूप में, वहां पे हाइड्रोजन सीएनजी एज ए फ्यूल, हाइड्रोजन को एक फ्यूल के रूप में वहां पर यूज किया गया है, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी वहां पर यूज की गई है, और उसने लगभग 50 बसों पे इसका ट्रेलर किया है, ठीक। और ये बताया गया कि आईआईएससी हैज वर्क ऑन बायोमास गैसिफिकेशन, और आईआईएससी जो है बायोमास गैसिफिकेशन पे काम कर रहा है और डेवलप कर रहा है एक ऐसे प्रोसेस को, ऐसे इनिशिएटिव प्रोसेस को, जो कि हाइड्रोजन के हाइड्रोजन सिनगैस के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग काम कर रहा है, और एक स्मॉल स्केल प्रोटोटाइप, ठीक है। मेन तो वही चीज आगे मैंने आपको बता ही दी है। मेन है यहाँ पर बायोमास गैसिफिकेशन क्या है, बायोमास गैसिफिकेशन, और यहाँ पर कौन सा एमओयू साइन किया गया है और किसने किया है, और उसमें क्या बातें कही गई है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सी प्लेन, एक गाइस यहाँ पे एक इनोग्रेशन हुआ है सी प्लेन का। वो सी प्लेन क्या है एक्चुअली, जैसे कि आपको पता है पानी में जो वो जहाज से एरोप्लेन से खड़े रहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताई गई बातें, ठीक है। और क्या बातें बताई गई है कि प्रधानमंत्री ने एक इनोग्रेशन किया है वाटर एरोड्रेम का एट केवेडिया के अंदर, ठीक है। केवेडिया में एक वाटर एरोड्रेम का इनोग्रेशन किया है, और सी प्लेन सर्विस कनेक्टिंग, यहाँ पर सी प्लेन सर्विस जो कनेक्ट करेगी यूनाइटियो इन कवेडिया विद साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद, जो कि साबरमती रिवर फ्रंट के अहमदाबाद से यूनाइट कवेडिया से जो कि जोड़ेगी सी प्लेन सेवा, इसका इन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया है। उन्होंने वाटर एड्रोम का साबरमती में भी उद्घाटन किया है, ठीक है, अहमदाबाद के अंदर जो बढ़ता है। और यहाँ पर क्या होगा, जो सी प्लेन है आपकी साबरमती रिवर फ्रंट से कवेडिया तक को जोड़ेगा, और ये सारी चीजें यहाँ पर। अब देखिए इसमें होता है क्या, जो स्मॉलर फिक्स्ड विंग एयरप्लेन होते हैं ना, वो किसके ऊपर लैंड कर सकते हैं, जैसे लेक्स के ऊपर, बैक वाटर के ऊपर, डैम के ऊपर, ग्रेवल के ऊपर, ग्रास के ऊपर, आराम से, ठीक है।
तो इसी टाइप का ये सी प्लेन है, उस चीज का इनॉग्रेशन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया था। गाइस इस हिसाब से हमने करंट अफेयर की भी कर ली चीजें, हिंदू के आर्टिकल्स भी देख लिए, एडिटोरियल भी देख लिए, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। अब इस टाइप के क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि आरंभ क्या है, या फिर अभी मैंने बताया था एक सुपर टाइफून क्या है। ठीक है, अभी आप लोगों के सामने ये सुपर टाइफून के बारे में बताया था, किस स्पीड से चलती है, क्या होता है, और तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखना है, कौन सा सही है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बहुत मिलेंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसके लेक्चर की पीडीएफ भी आपको वहां से मिल सकती है। तो जल्द ही जल्द आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, या फिर बिल्कुल वीडियो के लेक्चर के स्टार्टिंग में डिटेल बता दी गई है। आप हम यहाँ से इस चैनल को ज्वाइन करके वीकली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और इस प्रकार आज का सेशन दोस्तों हमारा खत्म होता है, और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप सभी लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि नई और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी पीछे ना रहे। जय हिंद। और इसी के साथ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।